12 तक क्वेश्चन हो गए थे, हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं आज का अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपको गिवन है वो क्या है, बोला शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। यहाँ पे एक सेट ए डिफाइन किया गया है और सेट ए कैसा है, इसके अंदर आ रहे हैं सभी पॉलीगन्स, ऑल पॉलीगन्स, ठीक है। एंड जो रिलेशन आर डिफाइन किया गया है वो कैसे है, आर इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन है, इसमें P1 कोमा P2, P1 एक पॉलीगन है, P2 कोई दूसरा पॉलीगन है। ये दोनों पॉलीगन एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे कब, इफ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो आपके पास एक सेट ए डिफाइन किया गया है जिसके अंदर सभी पॉलीगन्स आ रहे हैं, उसके बाद एक रिलेशन है जिसमें P1 और P2 कोई भी दो पॉलीगन है और ये बोल रहे हैं ये दोनों पॉलीगन एक दूसरे से रिलेटेड होंगे कब, ये P1 और P2 के अंदर क्या रहे, नंबर ऑफ साइड सेम हो जाए। और आपको शो करना है ये जो रिलेशन आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम इतना काम करते हैं, उसके बाद इसमें कुछ आगे भी दिया गया था उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो देखो बेटा इस पॉलीगन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पॉलीगन क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर है ना, आप जब पॉलीगन की बात करोगे तो आप हमेशा क्लोज्ड फिगर के बारे में बात करते हैं। क्लोज्ड फिगर है और अगर क्लोज्ड फिगर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 रहेंगे। नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन के अंदर कितने आएंगे, 3 या 3 से ज्यादा। जैसे अगर 3 साइड्स आपके पास है तो 3 साइड्स को हम बोल देते हैं ट्राइंगल। 4 साइड्स अगर आपके पास किसी भी पॉलीगन में है तो उसको बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड्स आपके पास हैं तो उसको हम बोलते हैं पेंटागन। और अगर किसी पॉलीगन के अंदर 6 साइड्स हैं तो उसको हम 6 साइड होंगे तो उसको बोल देते हैं हेक्सागन, ठीक है। 7 साइड है तो हेप्टा, 8 है तो ओक्टा, 9 है तो नैनोगन और 10 है तो डेकागन, ठीक है। इस तरह से पॉलीगन डिफाइंड होती है। बस पॉलीगन में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि इनमें सभी में एक क्लोज्ड फिगर आएगा। मीन्स अगर मैं ये कर दूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स तो देखिए 1, 2 और 3 है, बट हम इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये फिगर क्लोज्ड नहीं है आपके पास। तो जब भी हम पॉलीगन की बात करते हैं तो हमेशा एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और उसके अंदर कितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है पॉलीगन किस टाइप का है, ठीक है। अब इसमें रिलेशन डिफाइन कर दिया भाई, P1 और P2 कोई भी दो पॉलीगन है आपके पास। पॉलीगन हो सकता है उनमें नंबर ऑफ साइड्स 3 हो, नंबर ऑफ साइड्स 4 हो सकती है। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5, यहाँ पे 6 हैं। तो अगर इनमें से कोई भी दो पॉलीगन्स को आपस में रिलेटेड होना है तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करते हैं हम, तो हम इसको शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। बिकॉज हमें बोला गया है क्वेश्चन में शो दैट, और शो दैट का मीन्स है कि आपको बस अब ये सोचना नहीं है वो होगा या नहीं होगा, वो होगा, ये कन्फर्म है। तो रिफ्लेक्सिव को करने के लिए तो आपके पास सबसे सिंपल है कि ये जो P1 और P2 थे इसमें P2 की जगह भी P1 लिखिए इस वाली पूरी स्टेटमेंट में। एज हम लिखते हैं P1 एंड P1, मीन्स सपोज कीजिए अगर हमने P1 की जगह कोई ट्राइंगल ले रखी है तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल आएगी। अगर ये दोनों ही ट्राइंगल हैं तो इनके पास नंबर ऑफ साइड्स क्या रहेंगे, सेम। हम लिख सकते हैं P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर किन्हीं भी दो पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड सेम है, इट मीन्स हम कह सकते हैं P1 कोमा P1 टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन है R से। और कब कर रहे हैं, जब आपके पास जो P1 था वो कहां से बिलोंग कर रहा है, इस सेट ए से। अब ये P1 कुछ भी हो सकता है भाई, ये ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ये पेंटागन भी हो सकता है, ये हेक्सागन भी हो सकता है, या एक पॉलीगन हो सकता है जिसके अंदर 20 साइड्स हो। तो दोनों जगह हम जो पॉलीगन लेंगे उनमें 20 साइड्स हैं तो दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आएगा सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन, तो हम मान लेते हैं लेट P1, P2 इस टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास रिलेशन में है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, इट मींस P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो, अगर हमने ये लाइन लिखी है तो बेटा अगर हम इस P2 को यहाँ पे लिख दे, P1 को यहाँ पे लिख दे, तो कुछ चेंज तो नहीं आएगा। इट मींस हम बोल सकते हैं P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट थी, अगर P1 P2 लिखा था तो हमने ऑर्डर्ड पेयर में पहले P1 लिखा था, बाद में P2 लिखा था। तो जैसे आपने यहाँ पे P2 और P1 लिख दिया, इट मींस हम ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिखेंगे P2, P1। ये भी कहां से बिलोंग कर जाएगा, हमारे पास रिलेशन R से। तो ये जो रिलेशन था R, ये कैसा भी हो गया, सिमेट्रिक। क्यों? जब भी आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है P1, P2, देन हमारे पास P2, P1 टाइप का भी एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर मान के चलते हैं, P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 ये भी कहां से बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। जहां पे P1 P2 और P3 ये जो भी हमने ले रखे हैं, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास सेट ए से आ रहे हैं। तो अब देखिए यहां से एक चीज, जब आपके पास P1, P2 बिलोंग कर रहा है R से, P1, P2 बिलोंग्स टू R, अगर ये R से बिलोंग कर रहा है, इट मींस P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2, P3 ये भी बिलोंग कर रहा है R से। तो यहां से भी क्या बोल सकते हैं हम, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P2 और P3 के पास भी क्या रहेगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स रहेंगे आपके पास। तो देखो हमारे पास जो ये फर्स्ट और सेकंड थे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल पाएंगे P1 P2 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2 P3 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड्स, therefore P1, P3 belongs to R। तो देखो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर P1, P2 था, ये वाला। उसके बाद हमने P2, P3 लिया, तो P1 और P3 भी R के अंदर से बिलोंग कर गया। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन दे रखा था आपके पास R, वो R कैसा रिलेशन हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर? अब इसके बाद हम जब क्वेश्चन में बात करते हैं, यस बेटा। सर आपने ये जो क्लोज फिगर 3 लिख रखा है, ये वाला एक बार फिर से बताना। अच्छा, ये इसमें मैंने ये बोला था कि पॉलीगन क्या होता है, हम उसको डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर तीन या तीन से ज्यादा साइड्स हो, क्योंकि अगर आपने क्लोज्ड फिगर बना रखा है तो कोई भी क्लोज्ड फिगर क्या आपके पास ऐसा हो सकता है जिसके अंदर तीन से कम साइड हो और वो क्लोज्ड भी हो जाए।
नो सर। हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो 3 लिखा था ये था कि जो भी हम क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं उसकी नंबर ऑफ साइड्स है वो 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके सर। ओके, और किसी का कोई डाउट भाई? चले इसी क्वेश्चन में देखो, अभी तक तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ किया हमने। इसके बाद इन्होंने इस क्वेश्चन को आगे और दे रखा था, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद दे रखा था व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 5। ये बोल रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है इस सेट ए के अंदर। सेट ए के अंदर से क्या लिया आपने? एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल में भी इसने स्पेशल बोला है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल स्पेशल बोल दिया, जिसकी साइड्स दे रखे हैं 3 4 एंड 5। तो एक काम बताइए मेरे को, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पे इसको टी से डिनोट कर रखा है। इस टी के साथ जो भी रिलेटेड होगा इस ए में, क्योंकि ए सेट के अंदर तो पॉलीगन्स है हमारे पास, पॉलीगन्स का मींस ट्रायंगल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स है 3। और यहाँ पे जो पॉलीगन्स है इसमें तो 3 साइड वाले भी आएंगे, 4 वाले भी आएंगे, 5 वाले भी आएंगे, 6 7 8, इससे ज्यादा कितनी भी साइड्स वाले क्लोज फिगर आ जाएंगे। तो एक बात यहाँ से सिंपल सी अगर आप लोगों को समझ में आई है तो ये बता दीजिए, इस ट्रायंगल से जो रिलेटेड होगा वो कौन सा पॉलीगन होगा इस ए सेट में? भाई मैंने आपको P1 दे दिया, और P1 एक ट्रायंगल है, ठीक है। P1 जो आपके पास दे रखी थी वो एक ट्रायंगल है, तो P2 भी क्या होनी चाहिए? क्या क्वाड्रिलेटरल आ सकती है यहाँ पे? यस, क्योंकि अगर ये रिलेटेड है तो दूसरी भी ट्रायंगल होनी चाहिए। हम तो जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ साइड्स पे करेंगे। यहाँ पे इस ट्रायंगल के राइट एंगल होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये पता है ट्रायंगल गिवन है तो उसके अंदर 3 साइड्स थे, तो ए सेट के अंदर जितनी भी ट्रायंगल होंगी वो इस ट्रायंगल के, जो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, इससे रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑल ट्रायंगल्स। इसका जो अगला आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑल ट्रायंगल्स जो सेट ए के अंदर हैं वो रिलेटेड है गिवन ट्रायंगल के, टी के। ये बात समझ आई? यस। यस सर। अगर किसी का डाउट है तो वो बता सकते हो बेटा। नेक्स्ट चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ऐसा ही सेम एक एग्जांपल है पीछे, ठीक है। आपके पास उस एग्जांपल को भी देखना अच्छे से, अगर नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, अगर आ जाए तो ठीक है, वरना डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देखना है, पर वो लाइन से रिलेटेड ही है वो भी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है 14 में, ये बोल रहा है एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। सेट एल, और इसके अंदर क्या है? ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर जितने भी लाइंस है वो सभी आ गई एल के अंदर। और आर बी द रिलेशन, उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन किया इन्होंने आर, कहाँ पे? इस सेट एल पे। और अगर एल के अंदर सभी लाइंस है तो इन्होंने पहला एलिमेंट लिखा L1 और L2, मींस ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। ये बोल रहा है L1 और L2 आपस में रिलेटेड होंगी कब? इफ L1 इज पैरेलल टू L2। मींस अगर दो लाइंस को आपस में रिलेटेड होना है तो उन दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल होना पड़ेगा, ये बात बोल रहा है आपके पास, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, अच्छा चेक नहीं, यहाँ पे बोला गया शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे बोल देगा बेटा देखो,
सो दैट, कहीं पे अगर ये आता है शो दैट या कहीं पे ये आ जाता है प्रूव दैट, इट मीन्स वो चीजें होंगी, आपको बस प्रूफ करना है, आपके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो अगर इस रिलेशन को आपको यस दीपांशु, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो बेटा, सेट एल दे रखा था आपके पास, उस सेट एल में सभी लाइंस दे रखे हैं एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि देखो अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो एक लाइन ऐसे हो सकती है, एक लाइन ऐसे हो सकती है, कुछ लाइंस यहाँ से जाएंगी, कुछ ऐसे, कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, कुछ वाई एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, कुछ ऐसे क्रॉस करते हुए जाएंगे, है ना। तो लाइंस तो बहुत सारी हो सकती है हमारे पास। तो इस सेट एल के अंदर तो जितने भी एक्स वाई लाइन के जो प्लेन है आपके पास, उसमें जितनी भी लाइंस पॉसिबल हो सकती थी वो सभी लाइंस हैं। और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर के अंदर रिलेशन, तो ये बोल रहा है कि रिलेशन के अंदर क्या होगा, आपके पास दो लाइन है वो रिलेटेड रहेंगी एक दूसरे से, L1 और L2। कब इनको अगर रिलेटेड होना है तो L1 और L2 को पैरेलल होना पड़ेगा। मींस यहाँ पे जो जितनी सारी भी लाइन थी, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल हैं L1 L2, तो हम बोलेंगे L1 इज रिलेटेड टू L2। अगर कहीं ऐसा हो जाता है भाई ये L1 और ये L2, जैसे ये L1 हो गया ये L2, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, उस टाइम पे हम बोलेंगे L1 एंड L2 आर नॉट रिलेटेड। क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब आपके पास ये है। और दूसरी चीज मैंने ये जो यहाँ पे बताई थी, अब जब भी क्वेश्चन रीड करो ना, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना। अगर क्वेश्चन में आपको ये है कि शो दैट या फिर प्रूव दैट, इट मीन्स वो काम वैसा होगा ही होगा। मीन्स जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि शो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, तो इट मीन्स ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। आपको यहाँ पे प्रूव ये नहीं होगा कि आप कहीं से ये बता दो कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। अगर कहीं पे ये आता है चेक, चेक में आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं, वो इक्विवेलेंस हो भी सकता है और नहीं भी। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है। यहाँ पे तो उसने आपका आधा काम करके दे दिया, उसने आपको क्लियर क्लियर बता दिया है कि बेटा ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, बस आप इसको प्रूफ कर दीजिए। क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, अब देखो, अगर इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। और रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अब क्या करते हो, यहां से L1 और L2 को बस चेंज करना है, L2 की जगह L1 लिखोगे। तो आप लिखोगे एस L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इटसेल्फ बोले या फिर हम ये बोल सकते हैं पैरेलल टू L1। कोई भी लाइन है वो अपने आप के पैरेलल है। अगर वो लाइन अपने आप के पैरेलल है, इट मींस हम बोलेंगे L1 L2 की जगह भी L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। जितनी भी लाइंस हम ले रहे हैं इस सेट के अंदर से, वो सभी, उन सभी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो R जो हमारे पास था वो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। यस दीपांशु? सर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वो कि एक कोई लाइन अपने आप पे पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल लाइन तो कभी मीट नहीं होती और एक लाइन जो है वो अपने ऊपर ही चली जाएगी। हाँ, यहाँ पे ये लाइंस हैं L1। अब अगर आपको दूसरी लाइन देखनी है L1, तो दूसरी लाइन आपके पास है ही नहीं, है ना। तो ये जो बाय डिफॉल्ट वाला रूल है उसकी वजह से हम इसको पैरेलल बोल रहे हैं। क्योंकि आपने दो लाइंस का बोला था भाई, हमने ये पता है कि पैरेलल कब बोलते हैं, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। हमने बोल दिया ये लाइन है L1, अब इसको प्रूफ करो भाई ये पैरेलल नहीं है L1 के। तो हमारे पास ये लाइन है, दूसरी लाइन हमारे पास पॉसिबल नहीं हो रही, तो हम बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं कि L1 है वो पैरेलल हो जाएगी इटसेल्फ के। ओके।
क्योंकि मना करने के लिए हमारे पास दूसरी लाइन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब सिमेट्रिक में बात करते हैं हम मान लेते हैं सिमेट्रिक में L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R। L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R का मीन्स क्या हो गया, आपने बोल दिया भाई लाइन L1 है वो पैरेलल है लाइन L2 के, मैं साइन यूज कर रहा हूँ पैरेलल की जगह, ठीक है। अच्छा एक बात बताना बेटा, मेरे पास यहाँ पे ये जो लाइन थी ये L1 है, ये लाइन L2, आपने ये बोल दिया L1 पैरेलल टू L2, तो क्या L2 पैरेलल नहीं है L1 के? तो हम यहाँ से ये भी ऐसा बोल सकते हैं L2 पैरेलल टू L1 भी लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, तो अगर आपने L2 पैरेलल टू L1 लिख दिया, इट मींस आप लिखोगे L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। और अगर L2 जब L1 L2 बिलोंग कर रहे थे R से और उसके बाद L2 L1 बिलोंग कर गया R से, तो हम बोलेंगे देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ये थ्योरम आपने बहुत पहले भी पढ़ी है। हम ट्रांजिटिव के बारे में जब बात करेंगे तो हमने बोला भाई लेट L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R। अगर L1 कोमा L2 R से बिलोंग कर रहा है तो यहां से मैं बोलूंगा L1 इज पैरेलल टू L2 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। एंड साथ में हमने ये बोला L2 कोमा L3 ये बिलोंग कर रहा है R से। अगर ये R से बिलोंग कर रहा है इट मींस L2 इज पैरेलल टू L3, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। देन हम बोल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई L1 पैरेलल था L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो हम यहां से बोल पाएंगे L1 इज पैरेलल टू L3, है ना। L1 L2 दोनों पैरेलल थे, उसके बाद आपने बोला L2 L3 के पैरेलल है, मींस ये यहाँ पे देखो L1 L2 पैरेलल, उसके बाद आपने बोल दिया भाई ये लाइन L3 है, L2 और L3 आपस में पैरेलल, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगी। और अगर L1 L3 पैरेलल हो गए तो हम बोलेंगे L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू R। और अगर ये R से बिलोंग कर गया इट मींस R इज ट्रांजिटिव। और अगर R ट्रांजिटिव है तो देखो आपने बोला R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक एंड R इज ट्रांजिटिव, मींस ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। हेंस वी कैन से दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो R जो हमारे पास था ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट और गिवन था आगे, वो भी देखना। क्या था इससे आगे, ये बोला था शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रेशियो, उसके बाद था फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 और आपको बोला गया है कि इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी वो सभी लाइन बतानी है। तो इसको करने के लिए आप एक बार 10th क्लास के टॉपिक पे आइए जहां पे आपने ये पढ़ा था a1x b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x b2y इज इक्वल्स टू c2। देन हमने इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये बताया था लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। तो आपने ये बोला था अगर लाइंस को पैरेलल होना है तो a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के और ये नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। ये वाली कंडीशन थी ना आपके पास। सर पैरेलल के लिए, हाँ पैरेलल के लिए हाँ सर यही थी। तो अब देखो मींस मेन काम क्या हो गया बेटा, हमारे पास C1 और C2 सेम नहीं आने चाहिए, है ना।
तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस which are parallel to given line r। देखो मैंने y का कोफिशिएंट 1 रख लिया, वापस से x का कोफिशिएंट 2 रख लिया, और यहाँ पे रख देते हैं c, और मैं साथ में बोल देता हूँ c नॉट इक्वल्स टू 4। भाई ये जो कांस्टेंट c रखा है ना हमने, इस कांस्टेंट c की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो क्या कभी भी ये आपस में इक्वल आएंगे? देखिए यहाँ पे a1 a2 दोनों की वैल्यू 2 और 2 है, मीन्स 2/2, y 1/1 है, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे है c, 2/2 1 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4/c। अगर c की जगह 4 आएगा ओनली उस टाइम पे आपके पास 1/1 आ सकता है, अदरवाइज आपके पास 1/1 नहीं आएगा कैसे भी। तो हमने यहाँ पे मना कर दिया कि c जो है वो 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट बेटा, खोटा को तो मिलेगी, दोबारा मिला लो, कट गया। हाँ ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताना बेटा। नहीं सर, कोई सुने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। 15 तो सर आपने अपने होमवर्क के लिए दिया था, हो गया था। Yes, हो गया था आपका? हाँ ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 किया आप लोगों ने? देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय, जो ए सेट था उसकी जगह आपको दे दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन आर कैसे डिफाइंड किया इन्होंने, ये बोला इसके अंदर ए और बी आएंगे। वो ए और बी क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2, और साथ में ये भी बोला गया है बी इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, तो इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। ये बोल रहा सर है इसमें 2 और 4। सर इसमें यही करना है ना कि ये यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उनको बस पुट करके देखना है, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा बस इस ए और बी की जगह पुट करके देखो, अगर वो सेटिस्फाई कर गया वो हमारा आंसर है, ठीक है। C होगा ना स्टार्ट। बी ऑप्शन क्या था आपके पास, 3,8 बिलोंग्स टू आर, सी ऑप्शन इज 6,8 बिलोंग्स टू आर, एंड डी ऑप्शन इज 8,7 बिलोंग्स टू आर। अब ए और बी की जगह वैल्यू रख के देखो, जो पहले पोजीशन पे है वो ए की वैल्यू, दूसरी है वो बी की वैल्यू, क्या ऑप्शन आएगा इसका? क्या? ए तो कभी नहीं होगा क्योंकि 4 कभी बड़ा हो ही नहीं सकता 6 से। हाँ देखो पहली कंडीशन तो ये थी कि भाई बी है उसकी वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली जो 2 और 4 है ये हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इस वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गया ये। भाई ए की जगह अगर 2 रखोगे, यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, इट मीन 2 इज इक्वल्स टू, तो 2 हो गया। बट जब हमने देखा भाई बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए था, वो ना यहाँ पे नहीं है, तो हमारा ए हो गया कैंसिल। फिर आप आए 3 8 पे, तो यहाँ पे देखा 3 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, वो नहीं आएगा, इट मीन्स ये भी नहीं है। तो यहाँ पे रखा 8 7, 8 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, ये भी इक्वल नहीं है, तो हमारा जो आंसर किया वो क्या है, सी। देख सकते हैं इतना? यस सर। चलो अब रिलेशन कंप्लीट। ठीक है,
चलो फंक्शंस पे बात करते हैं, थोड़ा सा फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन बता सकता है कोई, याद है किसी को? नहीं याद है? चलो देखिए, अगर हमारे पास लेट ए एंड बी दोनों कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of a set A has a unique image in a set B। इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना बेटा। देखो, सबसे पहले हमने ए और बी कोई भी दो सेट लिए हैं और दोनों सेट कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। ए और बी दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। उसके बाद एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी पे, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। उसके लिए कंडीशन है, इफ लगाया हमने, मींस कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मींस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। और इमेज भी कैसी? यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर किसी एलिमेंट के पास एक से ज्यादा इमेज पाई जाती हैं तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे अगर हम कोई भी दो सेट ले लेते हैं, ए एंड बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, 3 4, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है जैसे ए बी सी डी, चलो एक और ले लेते हैं ई। तो पहली कंडीशन तो ये थी, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनके पास इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ा अभी तक। देखो 1 2 3 और 4 चारों एलिमेंट थे, वो बी के अंदर किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हैं। पहली बात तो कंफर्म हो गई, एवरी एलिमेंट वाली। उसके बाद बोला हमने यूनिक इमेज। यूनिक का मीन्स है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी के पास एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स देखो 1 की जो इमेज है वो क्या है? ए। 2 की इमेज आपने लिख रखा है सी, 2 किसके साथ कनेक्ट है? सी के साथ। फिर हमने 3 को कनेक्ट कर रखा है बी से, तो 3 की इमेज बी एंड 4 की इमेज वापस से सी। तो देखिए, जो एलिमेंट 1 था उसके पास कितनी इमेज है? ओनली एक इमेज है ए। एलिमेंट 3 के पास भी ओनली एक इमेज है बी। 2 है उसके पास भी एक ही इमेज है। 4 है उसके पास भी कितनी इमेज है? ओनली एक। ये इमेज है, ये दो बार रिपीट कर रही है। इमेज है, ये दो बार रिपीट कर रही है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये है, ये दोनों जगह से आ रहा था, 2 के साथ भी और 4 के साथ भी आ रहा है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हमें जो देखना था वो बस ये था कि इसमें कहीं पे ए सेट के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट ना हो जिनके पास दो इमेज हो। तो ये जो आपके पास हमने डिफाइन कर रखा है ये एक फंक्शन बन जाएगा। अगर इसकी जगह आप कुछ इस तरह से ले लेते हो, एक सेट ए बी 1 2 3, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। हमने 1 को कनेक्ट कर दिया ए के साथ, 1 को कनेक्ट कर दिया सी के साथ, 2 बी के साथ जा रहा है, 2 सी के साथ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने देखा भाई 1 के पास इमेज ए भी है और 1 के पास इमेज सी भी है, 1 के पास जो टोटल इमेज हो गई वो कितनी हुई? यहाँ पे दो इमेज आ गई, 2 इमेजेस हैं यहाँ पे 1 के पास। तो ये जो आपके पास रिलेशन है इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे,
क्लियर हो गया? यस सर। एक चीज और, अगर ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट हम फ्री छोड़ देते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पे हम 5 6 7 8 लिख लेते हैं। हमने 1 की इमेज लगा दी, 2 की इमेज लगा दी, 3 की इमेज लगा दी, बट 4 को हमने यहाँ पे फ्री छोड़ दिया। अगर यहाँ का कोई एलिमेंट फ्री रह जाता है तब भी ये फंक्शन नहीं बनेगा। सेट बी के अंदर से अगर कुछ एलिमेंट्स फ्री रह जाते हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। बस सेट ए के अंदर सभी एलिमेंट्स आने चाहिए। मीन्स सिंपल सी बात ये है भाई, ए और बी दो आपके पास फैमिलीज हैं। ए वो फैमिली है जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजर है। तो जब जो ऑर्गेनाइजर है वो तो हमें फंक्शन में अवेलेबल होने ही चाहिए। ऑर्गेनाइजर ही एब्सेंट हो जाएंगे फिर कैसे काम चलेगा फंक्शन में, फिर फंक्शन कैसा, है ना। और अब दूसरी फैमिली थी बी, जिसको आपने इनवाइट किया कि भाई सभी को आना है, जिसमें आप गए इनवाइट करने, यहाँ पे इनवाइट किया आपने कि जी सभी को आना था फंक्शन में, बट इस बी से कुछ एलिमेंट आ गए, सभी नहीं आए। सम एलिमेंट्स आए, कंप्लीट एलिमेंट्स आपके पास नहीं आ पाए, मींस उस फैमिली से सभी लोग नहीं आए, तो क्या आपका फंक्शन नहीं होगा? फंक्शन तो तब भी होगा। होगा ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो सेट ए जो आपके पास है वो ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर होना चाहिए भाई। ऑर्गेनाइजर में कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए भाई। ऑर्गेनाइजर ने सभी को अपना अपना काम दे रखा था। सपोज कीजिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट थे, ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजर जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके अंदर जो जो एलिमेंट है इन सभी की ड्यूटी अलग अलग से दे रखी है। अगर इनकी ड्यूटी दे रखी है और वो एक अपनी ड्यूटी के टाइम पे भाग गया यहाँ से, वो नहीं था यहाँ पे, तो अगर वो यहाँ पे नहीं है तो उस वाली ड्यूटी किसी ने दूसरे ने थोड़ी कंप्लीट की होगी। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, ये तो यहाँ पे है ही नहीं, इट मीन्स वहां पे तो काम बिगड़ेगा, है ना। तो यहाँ के तो ए सेट के अंदर तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे वो सभी प्रेजेंट होने चाहिए। और बी में ये है कि भाई चलो आपने इनवाइट कर दिया था यहाँ पे जितने भी थे, पर इन्होंने बोला कि भाई चलो घर में कुछ काम है, तो ये लोग तो चले जाएंगे और एक रह जाएगा इनमें से कोई। भाई बाकी चले गए, इसको छोड़ दिया, ये बोला कि घर पे रहने वाला भी चाहिए कोई एक, है ना। तो इसके यहाँ रहने से भी फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी ये चीज? यस सर, क्लियर। यस अगर ये क्लियर है तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं फंक्शन के? ऑन टू और वन। अच्छा, तुम लोग तो पढ़ने लग गए, मैं तो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। तो कौन की बात कर सर ये पढ़ क्या है वो मैडम से। अच्छा, वो कोई नहीं, मैं उसके बारे में नहीं, मैं तो वैसे वाले फंक्शन के बारे में बात कर रहा था अभी तो। वैसे वाले मतलब मैथ्स वाले मतलब, या फिर वो रियल वाले जो ना फंक्शन होते हैं। रियल वाले फंक्शंस के बारे में। मैथ के तो पढ़ ही लेंगे, मैथ के तो सिखाने हैं, दूसरे वाले फंक्शंस के बारे में बात करो। सर वैसे उस फंक्शन की तो अभी आपका टाइम आने वाला है। हाँ, वैसे वाले फंक्शंस की बात कर रहे थे। हाँ, अरे तो खुद का ही करवाएगा, दूसरे के फंक्शन में भी तो जा सकता है। तेरे को बड़ी जल्दी हो रही है। दीपांशु, तेरे को फंक्शन की बड़ी जल्दी है भाई। हाँ सर, आपके फंक्शन की है ना। हाँ, नहीं मैं तेरे को ऐसे खुश बर्तन धोने अच्छा के नहीं लग काम रहा ना। हाँ चलो, चन्नू के साथ आए। हाँ चलो, आप समझ गए ना तुम। उस वाले फंक्शन से अब वापस आ जाओ अपने मैथ्स के फंक्शन पे।
जब हम मैथ्स में फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो बेटा हमारे पास फंक्शन हम 3 टाइप से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज 1-1 फंक्शन, सेकंड इज ऑन टू, और थर्ड वन इज 1-1 एंड ऑन टू। इनके और नाम है। 1-1 को बोला जाता है इंजेक्टिव, ऑन टू इज सर्जेक्टिव, एंड 1-1 एंड ऑन टू दोनों जो आते हैं उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। सबसे पहले तो हम ये चीज देखने की कोशिश करते हैं समझने की कि इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई किसी भी फंक्शन को अगर इंजेक्टिव चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, बाइजेक्टिव चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, सर्जेक्टिव चेक करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, पहले आज हम डिफाइन कर लेते हैं ओनली टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव बोले या फिर 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो देखो भाई इसके अंदर है होता क्या है। अगर फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फंक्शन तो है ही, तो मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ ए फंक्शन एफ, एफ ये जो लिखा है ए बी, इट मींस जो फंक्शन है वो स्टार्ट है ए से और एंड कर रहा है बी पे। तो सेट ए से सेट बी पे जा रहा था। ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी 1-1। देखो भाई 1-1 जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है। 1-1 मीन्स एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम इसके स्टेटमेंट में लिखेंगे। ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी 1-1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एवरी की जगह हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ set A has distinct image in set B। क्या बोला गया भाई, एक फंक्शन है f सेट A से सेट B पे। सबसे पहले तो अगर आप 1-1 फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो इट मींस फंक्शन तो बन ही गया था वो। अब उस फंक्शन को आगे डिफाइन कर रहे हैं कि वो 1-1 कब होगा। तो हमने बोला डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मीन्स है अलग अलग एलिमेंट किसके, सेट ए के, उसके पास क्या हो, डिस्टिंक्ट इमेज मीन्स अलग अलग इमेज हो सेट बी में। हम थोड़ा सा हमारी बैक स्लाइड्स पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन डिफाइन किया था, ये रहा। आपने बोला था 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज सी है और 4 की इमेज सी है। यहाँ पे 1 सेट ए के अंदर 1 और 4 अलग अलग एलिमेंट थे, बट सॉरी 2 और 4 अलग अलग एलिमेंट है, बट दोनों की इमेज क्या आ रही है आपके पास, सी आ रही है। तो ये जो फंक्शन था ये 1-1 नहीं है आपके पास। क्लियर है, तो मैं आगे यहाँ पे दोबारा से एग्जांपल देता हूं। देखिए सिंपल सी बात ये है कि भाई सेट ए और सेट बी, सेट ए के अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब अगर इसको 1-1 बनना है तो इस चीज का ध्यान रखना, ये एलिमेंट चाहे कहीं पे जाके किसी के साथ कनेक्ट हो, बट जहां पे कनेक्ट होंगे उनके पास अपनी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। मीन्स मैं सिंपल सी बात अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ एक शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज 2 elements of set A doesn't have same image। 2 और मोर लिख लेते हैं, 2 या 2 से ज्यादा
एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए अगर हम वन वन फंक्शन के बारे में बात करें। जैसे हमने देखा भाई यहाँ पे 1 की इमेज आपने सी लिख दी, 2 की इमेज लिखी आपने ए, 3 की इमेज लिखी हमने डी, 4 की इमेज लिखी ई। तो यहाँ पे जो एलिमेंट थे 1 2 3 4 वो अलग अलग थे, और यहाँ पे जो इमेज आ रही है वो भी सभी की अलग अलग ही आ रही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन बनेगा ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन बन जाएगा, या फिर हम बोले इंजेक्टिव फंक्शन। अगर इस डेफिनेशन में किसी का कोई डाउट है तो वो बता दीजिए। सर ये इसका नाम ही रहेगा बेसिकली 1 1 तो एक के साथ हाँ, एक ही, एक के साथ एक ही, ठीक है। अब एक चीज बताना बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी एक ऑब्जर्वेशन है आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी सी, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट। अब फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी के पास इमेज होनी चाहिए। 1 2 3 को तो हमने सभी को अलग अलग कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 4 बच गया, तो हमें इसको किसी ना किसी के साथ तो कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर हमने यहाँ पे 4 को कनेक्ट नहीं किया इट मींस फिर फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ हमारा। यस यस सर। तो जैसे ही आपने 4 को, भाई अब हमारे पास 3 ही ऑप्शन थे, या तो हम 4 को ए के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या बी के साथ, या सी के साथ। अगर आपने कहीं पे भी कनेक्ट किया तो हमारे दो एलिमेंट्स की इमेज क्या हो जाती है, सेम। तो इट मींस ये जो फंक्शन था ये 1 1 तो नहीं रहा हमारा, है ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये बोलूं भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यदि ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो क्या हमारे पास कोई वन वन फंक्शन रहेगा? नो सर। यस, ओनली आपके पास वन वन फंक्शन कब आएंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या तो लेस देन रहे या फिर इक्वल हो जाए सेट बी के, ठीक है। तो छोटा सी वो है आपके पास, एक रिजल्ट लिख रहा हूं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू m and number of elements in set b is equals to n, then number of one one functions from set a to set b, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपके पास कितने वन वन फंक्शन बनेंगे सेट ए से सेट बी पे, वो डिपेंड करेगा बेटा एम और एन की वैल्यू पे। तो पहली तो मैं ये लिख रहा हूं कि यदि m है वो लेस देन और इक्वल टू रहे n से तब के बारे में, और सेकंड हम लिख रहे हैं जब m की वैल्यू ग्रेटर देन रहे n से। तो बेटा जब भी आपके पास सेट a के अंदर एलिमेंट b से कम या उसके इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनेंगे npm। npm इज परम्यूटेशन, जहां पे आप करोगे npm इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। और यदि m की वैल्यू ज्यादा हो जाती है n से, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, देन टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस आर 0। ये चीज समझ आई? Yes, sir. इसके ऊपर Yes, एमसीक्यू sir. बनता है बहुत बार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 4 है, एंड नंबर यस ऋतिक, सर एक बार दोबारा समझाइए। यस बेटा देखो, हमारे पास सेट ए था उसके अंदर m एलिमेंट ले रहे थे हमने, सेट बी के अंदर n एलिमेंट लिए थे। m और n से मीन से मैं पिछले वाली स्लाइड पे जाता हूं एक बार, यहाँ पे देखना। इस एग्जाम्पल में हमारे पास सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट हैं।
इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है वो लेस देन है 5 से। तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 फंक्शन पॉसिबल है, और कितने पॉसिबल है वो अभी हमने बात नहीं की है इस जगह पे। बट जब मैंने यहाँ पे आया दूसरे वाले एग्जाम्पल में, ए के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे 1 1 फंक्शन बना ही नहीं। तो पहले तो इस चीज को समझो, ये वाली चीज, अगर ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट हो जाता है बी से, तो कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, यहाँ पे 0 आएंगे। बट जब आपके पास m है वो लेस देन रहे, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जैसे ये था सेट ए के अंदर एलिमेंट्स 4 थे, बी के अंदर 5 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए है वो लेस देन है किससे, बी से, तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन बनेंगे। और ये जरूरी नहीं है एक ही बने, एक से ज्यादा बनेंगे। और वो कैसे बनते हैं, कितने बनेंगे, वो हम फाइंड करते हैं परम्यूटेशन से, एन पी एम, भाई कितने अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, बस उस चीज को सर हमने यहाँ अगर पे, इक्वल होंगे वो, हाँ इक्वल हो जाएंगे तो बेटा N यहाँ और पे एन पी एन आ जाएगा। और एन पी एन को कैसे हाँ सोल्व करोगे, देखो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस एन फैक्टोरियल, देन इट इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास एन पी एन किसके इक्वल आ जाएगा, ओनली एन फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऋतिक समझ आया? आ गया सर। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे, मैंने आपको बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, चलो यहाँ पे 4 की जगह 5 कर लेते हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये मैंने बोल दिया आपसे 4 हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, डी ऑप्शन। यस, किसी का कोई और आंसर भाई? ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन, यस, और कोई? ऋतिक, तन्नू और विशाल, आप लोगों का सर शायद ए। शायद ए। ओके, सर एक सेकंड सर, 0 होगा, 0 होगा। विशाल और ऋतिक, भाई ये आपके पास m है, ये आपके पास n है, आपको बस यहां से ये देखना था कि m है वो ज्यादा है या कम है n से। भाई 5 है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है 4 से, 5 इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन, 4, डी ऑप्शन होगा। 5 ग्रेटर देन 4, तो मींस इस वाली कंडीशन पे आ गया, और इस वाली कंडीशन पे है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हैं, 0। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और दीपांशु, जैसे आपने और तनु ने बहुत जल्दी ये बोल दिया 5p4, ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया था आपको कि आप बहुत जल्दी इस पे टिक करोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मजाक में नहीं है, आपके एनुअल एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम होगे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसका सीधा सा आंसर दिखेगा आपको। फिर आप देखोगे कि सर यही तो पढ़ा था हमने, बट आप लोग ये ध्यान नहीं करोगे कौन ग्रेटर और कौन लेस होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो इसी चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको। ओके सर। ओके, चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं अपना।